अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है सारी मुसीबत घर वालों ने सही, 8 माह तक जरीना कहां रही, इंसाफ का इंतजार और पुलिस का किरदार, कसूर से रिपोर्ट। ये कौन है? ये मेरे दोस्त है। पैसे की हवस ने धोखे पर उभारा, दोस्त ने दोस्ती पर डाका मारा, शुएब की आप बीती देखिए मेरी कहानी में। पुलिस से तो साफ छूट जाते हैं, लुटेरे आवाम को लूट जाते हैं, मुश्तरी होशियार बाश। चूनिया के नवाही गांव परवेरिया वाला में बसते थे जरीना और इकबाल। दोनों थे एक दूसरे के रिश्तेदार। इकबाल बना उसका मुनीसो गमख्वार जिसने बदल दी सारी सूरत हाल। क्या दर्ज हुआ इस मुकदमे में और क्या है अहवाल इस केस का? जिला कसूर की एक तहसील है चुनिया। चुनिया शहर के गिरदो नवाह में काफी गांव आबाद हैं, जहां के अक्सर लोगों का पेशा खेती बाड़ी है। इसी तहसील के गांव परवेरिया वाला में रहती थी 20-22 साला जरीना दुख्तर मोहम्मद यासीन, जिसकी 12 अप्रैल 2004 के दिन इसी गांव के मेहनत का शब्बीर अहमद वल्द नजर हुसैन से शादी हुई थी। शादी को अभी 2-2.5 माह गुजरे थे। 27 जून 2004 इतवार के दिन जरीना और उसके सास ससुर घर पर थे। दिन के 11 बजे गांव की 2 खवातीन बशीरा बीबी और फरजाना उसके ससुराल आईं और 7 कपड़े खरीदने के लिए चुनिया बाजार चलने का कहा। ये खवातीन क्योंकि पहले भी घर आती रहती थीं, इसलिए जरीना के ससुर ने कोई एतराज ना किया और जरीना को उनके साथ जाने की इजाजत दे दी। रियाना बीबी बशीरा बीबी ये दोवें गईयां ने साढ़े घर, असी दोवें मियाँ बीबी घर आ। सानू उन्हें कहा है कि जरीना बीबी नूं असां ले आना ते कपड़े खरीदने। असां आखे चलो ठीक है ले जाओ। जरीना ने कपड़े बदले, जेवर पहनकर तैयार हुई और इन दोनों खवातीन के साथ चली गई। जब ये तीनों खवातीन करीबी इलाके जंडवाला सड़क पर पहुंची, वहां पहले से खड़ी वैगन में उन्हीं के गांव का जाहिद उर्फ जैदू और गांव के कुछ लोग मौजूद थे। जाहिद ने करीब आने पर जरीना को बाजू से पकड़कर वैगन में बिठाया और किसी नामालूम मंजिल की तरफ चल दिए। जरीना का शौहर शब्बीर अहमद, उसका ससुर और गांव के चंद लोग जरीना को 2 दिन तक तलाश करते रहे, लेकिन वो नहीं मिली। बिलाखिर उन्होंने गांव के चंद मोअज़्ज़िज़ लोगों को वाक़े की इत्तला दी और पंचायत बुलाई ताकि जरीना को अगवाकारों से बाजियाब करवाया जा सके। इस तरह 27 जून 2004 को होने वाले जरीना के अगवा केस के हल के लिए 29 जून 2004 के दिन गांव में पंचायत इकट्ठी हुई। जरीना को ले जाने वाले मुल्जिमान भी चूंकि इसी गांव के रिहायशी थे, इसलिए उनके घर वालों को भी पंचायत में बुलाया गया, लेकिन उन्होंने जरीना को अगवा करने से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मगर पंचायतियों ने अगवाकारों जाहिद वल्द नजीर और मोहम्मद अकरम उर्फ कामी के खिलाफ गवाहों के बयानात की रोशनी में एक फैसला लिखा, जिसमें मुल्जिमान को अगवा की जाने वाली जरीना को 3 जुलाई 2004 तक पंचायत के सामने पेश करने का हुक्म दिया। दूसरी सूरत में अगवा करने वालों को 2 लाख रुपए जुर्माना और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला किया गया। पंचायत की तरफ से जरीना की वापसी के लिए दी गई तारीख गुजरने
اور زرینہ کے واپس نہ کیے جانے کے بعد 7 جولائی 2004 کو زاہد عرف زیدو، مختار عرف موکھا، بشیرہ بی بی، غلام رسول اور فرزانہ دختر محمد اکرم کے خلاف تھانہ چونیا میں پرچہ درج کرا دیا گیا۔ زرینہ کے اغوا کی یہ FIR اس کے سسر نذر محمد کی طرف سے اسلامک لاء کے تحت درج کرائی گئی، جس کا نمبر ہے 371/04۔ تفتیش کے بعد تھانہ چونیا پولیس نے FIR میں نامزد 5 میں سے 1 ملزم زاہد کو گناہ گار جبکہ باقی 4 ملزمان کو بے گناہ قرار دے کر خانہ نمبر 2 میں چالان کر دیا۔ زرینہ کیس کا مرکزی ملزم زاہد FIR درج ہونے کے بعد پکڑے جانے کے خوف سے روپوش ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد عدالت نے اسے اشتہاری قرار دے دیا، جبکہ 4 دیگر ملزمان کو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے عدالت نے باعزت بری کر دیا۔ دوسری جانب زرینہ مقدمہ درج ہونے کی اطلاع ملنے پر زاہد کے ساتھ لاہور کی سیشن عدالت میں پہنچ گئی، جہاں اس نے بیان دیا کہ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ وہ خود زاہد کے ساتھ آئی ہے اور اپنے سسرال کے بجائے دارالامان جانا چاہتی ہے۔ یہ بیان دینے کی وجہ تھی زرینہ کے زاہد کے ساتھ پیار اور تعلقات جو دونوں کی شادی سے پہلے سے چل رہے تھے۔ اصل زینہ تو زاہد کو تعلقہ سی، زینہ کی مرضی نہ چلی گئی، سادہ ہوا مقدمہ درج کر دیتا ہے۔ اسی روز زرینہ نے عدالت میں اپنے خاوند شبیر احمد کے خلاف تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا۔ اس طرح زرینہ لاہور کے دارالامان میں پہنچا دی گئی۔ میرے بانجے نہ گئی چلی اور واسطہ جو سی اوندا تلک واسطہ تو لے گیا تے او جس ٹائم گئے چلے ساڈے نام 5 دے فرزانہ مختار احمد بشیرہ 85 سال دی عمر او دا تے غلام رسول دا پرچہ FIR درج ہو گئی جس ٹائم۔ اسی دوران 24 مارچ 2005 کو زرینہ کی پھوپھی پتہ چلنے پر سمجھا بجھا کر اسے لاہور کے دارالامان سے نکلوا کر واپس گاؤں اس کے سسرال لے آئی۔ زرینہ واپس تو آ گئی لیکن اس کے سسرالی زاہد کے فرار ہونے اور باقی 4 ملزمان کے رہا ہونے پر خوش نہیں تھے۔ وہ زرینہ سے عدالت عالیہ میں بیان دلوا کر انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے خاموش تھے۔ یہ پتہ چلنے پر اسی گاؤں کے رہائشی دودھ کا کاروبار کرنے والے زرینہ کے قریبی رشتہ دار اقبال کھرل نے ازراہ ہمدردی ان کی مالی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ انصاف کے لیے لاہور میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکیں۔ اقبال کھرل کے سپورٹ کرنے اور ہمت دلانے کے بعد زرینہ کے چچا اور سسرالیوں نے تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے 29 مارچ 2005 کو زرینہ کو عدالت عالیہ لاہور کے سامنے بیان کے لیے پیش کر دیا۔ لیکن اقبال کی یہ ہمدردی اور زرینہ سے عدالت میں بیان دلوانا اشتہاری ہونے والے زاہد کے بھائی عابد کو بالکل اچھا نہ لگا۔ وہ اقبال کو راستے کا کانٹا سمجھنے لگے، اسی لیے انہوں نے اقبال جو شادی شدہ 6 بچوں کا باپ اور گھر کا واحد کفیل تھا سبق سکھانے کا پروگرام بنایا۔ دوسری طرف پہلے بیان کے بعد ملزمان کے خلاف زرینہ سے تحریری بیان دلوانے کے لیے 7 اپریل 2005 کے دن دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا، جس کے لیے وہ قطعی رضامند نہیں تھی مگر اسے زبردستی ساتھ لے جایا گیا۔ اسی رنجش کی بنا پر زاہد کے بھائی عابد نے 20 اپریل 2005 کے دن اس وقت جب اقبال کھرل اپنی موٹر سائیکل پر گاؤں سے دودھ اکٹھا کرنے جا رہا تھا، قریبی کھیتوں سے نکل کر 12 بور کی بندوق سے فائر کر کے اقبال کو شدید زخمی کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس طرح تھانہ چونیا میں اطلاع دے کر
اقبال کو شدید زخمی حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال چونیا لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی نازک حالت دیکھتے ہوئے لاہور لے جانے کا مشورہ دیا۔ اقبال کو ایمبولینس میں ڈال کر شدید زخمی حالت میں جناح ہسپتال لاہور لے جایا گیا، لیکن زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ اسپتال پہنچتے ہی دم توڑ گیا۔ بعد ازاں اقبال کے ماموزاد محمد امین کی مدعیت میں تھانہ چونیا میں 6 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا، جس کا FIR نمبر ہے 179/05۔ بریک کے بعد دیکھیے، بیٹا بھی گیا نوراں کا، مویشی بھی گئے، ملزمان 5 سال مفرور رہے، چونیا کی زرینہ کے ساتھ کیا بنی؟ زاہد کے بھائی عابد نے رنجش کی بنیاد پر ایک گھر ہی نہیں اجاڑا، بلکہ ایک بوڑھے باپ، ایک بوڑھی ماں، اقبال کی بیوی اور 6 بچوں سے ان کا سر کا سایہ ہی نہیں بلکہ گھر کا واحد کفیل اقبال بھی چھین لیا۔ یوں دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی کی ایک نئی لہر کا آغاز ہوا۔ جن 6 افراد کو اقبال قتل کیس میں نامزد کرایا گیا، ان میں شامل تھے عابد ولد نذیر، زاہد ولد نذیر، عباس ولد یار محمد، فرزند ولد خورشید، مختار ولد رحمت علی اور اشرف ولد شمع۔ زرینہ کے سسر نظر محمد کا کہنا ہے، اقبال سی نے جڑا یہ کوئی ساڈے نال فیوری کردا سی، پیسے لین ٹیلے بھی اینوں روکدے سن، رکدا نہیں سی، اس وجہ نال اینوں اقبال نوں انہاں قتل کر دیتا۔ زید تے عابد دو نے تے 2 بندے مشورے دین والے مختار تے اشرف۔ تھانہ چونیا پولیس نے تفتیش کے دوران 6 میں سے 4 نامزد ملزمان کو بے گناہ، جبکہ 2 بھائیوں عابد اور زاہد کو گناہگار قرار دے کر چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ زاہد پہلے ہی مفرور اور اشتہاری تھا، بعد میں دوسرا بھائی عابد بھی مفرور ہو کر اشتہاری قرار پایا۔ عابد تے اقبال یہ دونوں جھگڑے نے انہیں ہوائی فائر کیتا ہے صرف انہوں ڈران واسطے زمین تے لاگوں دی لگ گیا، قدرت اللہ دی وہ فوت ہو گیا۔ اقبال کی 70 سالہ بوڑھی ماں نوراں بی بی کہتی ہے، اس کڑی دے ذریعے دکھوں انہاں نے میرا پتر مارتا، دودھ چواون جاندا راہ دے تے جا کے مارتا، وہ تو جلے مار دیتا پتر میرا، اس تو سانوں پتہ چلیا اسی مگر پجے۔ اقبال کو قتل ہوئے ابھی چند دن ہوئے تھے۔ اقبال کے ماں باپ نے اپنی راس بھینس، اس کا بچہ اور بکریاں دوسرے گاؤں شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ملزمان ان کا یہ سرمایہ ان سے نہ چھین سکیں، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ چھڑ کے کتی اتوں جاندے تو نکلے نے پج کے انہوں نے سارے کو مال کھو لیا۔ میرا دوترا چھوٹا سی وہ بھی رومن لگ پیا، میں بھی رومن کر لاوا چھڈیے نہ انہاں کا خیر تیرے تینوں بھی لگا دیں، اگلا ماریا تے مائی تو بھی گت پٹاونی کہ چھڈنا ہی پتر، میں پھر اتوں چھڈ دیتا۔ یہ ہیں موقع واردات سے کچھ دور موجود چشمدید گواہوں محمد طاہر ولد محمد یونس اور شیر محمد ولد محمد رمضان کے حلفیہ بیانات، جنہوں نے یہ تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ گاؤں میں ایک بار پھر اقبال کی ماں نوراں بی بی کے کہنے پر پنچایت اکٹھی ہوئی تاکہ اس کے چھینے گئے مال مویشی اسے واپس دلوا سکے۔ ملزمان نے واپسی کے وعدے تو کیے لیکن بعد میں انکاری ہو گئے۔ ادھر 12 اگست 2005 کے دن زرینہ بی بی کو گھر والوں کے ساتھ صبح 6:30 بجے 2 کاروں میں لاہور ہائی کورٹ پیشی پر جاتے ہوئے رائے ونڈ بائی پاس پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس قتل میں حیرت کی بات یہ تھی کہ صرف زرینہ کو کار سے نکال کر گولیاں ماری گئیں، باقی تمام گھر والے محفوظ رہے اور انہیں زخم تک نہ آیا۔ پولیس تھانہ مانگا منڈی نے زرینہ کے حقیقی چچا
शौकत अली की दरखास्त पर मुल्जिमान मोहम्मद अशरफ, मुख्तार अहमद, मोहम्मद अब्बास और हाजी अफजल वगैरह के खिलाफ मुकदमा नंबर 464/05 बजुर्म 302/34 थाना मांगा मंडी में दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। तमाम नामजद मुल्जिमान जाहिद और आबिद के करीबी अजीज थे। मारनी रायबेंड दे आदे ते मार होना मांगे मंडी दी आदे उतो दे थानेदार जो साडा 4 बंदे दा पर्चा आने एक फरियाद दा दूजा अब्बास ते मुख्तियार ते हाजी अफसार असी जनाब 4 बंदे मुल्जिम सन ते अशरफ गलती शम्मा 4 बंदे ने FIR दर्ज करा दी। ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਗੇ ਮੰਡੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, गिरफ्तार करा। दौरान तफ्तीश इंकिशाफ हुआ कि जरीना बीबी के कातिल नामजद मुल्जिमान नहीं बल्कि मुद्दई मुकदमा जरीना का हकीकी चचा शौकत अली और उसके साथी मुख्तार अहमद, परवेज अहमद, जुल्फकार अली, मोहम्मद अमीन, लियाकत अली, मोहम्मद अरशद और पत्तो लोहार वगैरह जो जरीना को अदालत ले जा रहे थे खुद हैं, क्योंकि जरीना अपने आशिक जाहिद के खिलाफ बयान देने पर तैयार नहीं थी, इसलिए सोचे समझे मंसूबे के तहत उसे ले जाकर कत्ल करने के बाद इल्जाम अपने मुखालिफिन पर लगा दिया गया था। मांगा मंडी पुलिस ने तफ्तीश के बाद जाहिद और आबिद के तमाम खानदान वालों को इस केस से खारिज कर दिया और असल मुल्जिमान मुद्दई मुकदमा समेत तमाम लोगों का चालान कर दिया। इस केस में चालान होने वाले मुद्दई मुकदमा समेत तमाम लोग फरार, जबकि एक मुल्जिम मोहम्मद अरशद गिरफ्तार हुआ जिसने जरीना कत्ल का एतराफ़े जुर्म भी कर लिया, लेकिन कुछ अरसे बाद जरीना के वालिद मोहम्मद यासीन ने अदालत मजाज में सुलहनामे का बयान देकर तमाम मुल्जिमान को जरीना के मुकदमे कत्ल से बरी और केस को खत्म करा दिया। इन्हीं मुल्जिमान की सताई इकबाल खरल की बूढ़ी मां नूरा बीबी 14 अक्टूबर 2006 को पंचायत से मायूस होकर मवेशी छीने जाने की एक दरखास्त लेकर DSP चुनिया सर्कल के पास पहुंची, जिन्होंने वो दरखास्त SHO चुनिया के नाम मार्क कर दी। DSP ने दरखास्त दी डकैती दी, उन्हें कि SHO को भेजा, SHO उदो रियाशा लगा सी, उन्हें किया वो दरखास्त रख ली, माई को सादे कागज अंगूठा लवा के चोरी का पर्चा कट के मुलजमान फिर फार करता, तो सारा पिंड इस चीज अगवाया गया। नूरा बीबी DSP की मार्क की गई डकैती की दरखास्त लेकर थाना चुनिया के उस वक्त SHO रियाज शाह के पास पहुंची, जिसने 20 जनवरी 2007 को पर्चा तो दर्ज कर लिया, लेकिन डकैती की वारदात को चोरी में बदलकर थाना चुनिया के मौजूदा SHO का कहना है। पहले इन्होंने लड़की का तनाजा सी मुकदमे बारे, इन्हें विचों 6 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होया सी, जिन्हें विचों 4 पहले गिरफ्तार हुए। वो दौरान तफ्तीश रेंज क्राइम में की, मकामी पुलिस भी की, अपनी इन्वेस्टिगेशन बेगुनाह करार दी। हाल ही में पुलिस ने 5 साल गुजरने के बाद जरीना अगवा और इकबाल कत्ल केस में इश्तिहारी 2 मुल्जिमान जाहिद और आबिद को गिरफ्तार और असलहा बरामद किया है। 2 जो इश्तिहारी सी इन्हों ने मैं गिरफ्तार किया 12 तारीख ਨੂੰ 12/4 ਨੂੰ। मैं तफ्तीश जी मैरिट कर रहा, इंशाअल्लाह ईमान कर रहे हैं, कोई किसी किस्म की एक मुलजम से रिकवरी कर दी, आबिद मुलजम से आला कत्ल बरामद करके उन्होंने कल जुडिशल करा दिया है। जरीना और जाहिद के इश्क ने परवेरियां वाला गांव के हालात ही बदल डाले। इकबाल हमदर्दी में जान से गया और जरीना भी इस दुनिया में नहीं रही। दोनों खानदानों के दरमियान एक दूसरे पर सच्चे झूठे मुकदमात और इल्जामात का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। दोनों भाई जाहिद और आबिद जुडिशल रिमांड पर हैं। जेल में होने के बावजूद इकबाल खरल की मां नूरा बीबी को मुल्जिमान के घर वाले अब भी धमका रहे हैं। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰੀ ਨਸੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਥੋਂ ਜਾਸਤੀ ਨਾਲ
ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਰੀਦਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਣੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਰੋਲ ਗਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫਿਰ। इकबाल का बूढ़ा वालिद पुलिस के रवैये से अब हिम्मत हार चुका है। 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। इकबाल खरल के मुद्दई मोहम्मद अमीन की तरफ से 25 अप्रैल 2011 को केस का तफ्तीशी बदलने के लिए एक दरखास्त डीपीओ कसूर को पेश की गई है, क्योंकि मौजूदा तफ्तीशी आशिक हुसैन खिच्ची कर रहा है मुल्जिमान की सरेआम हिमायत और दबाव डाल रहा है घर वालों पर जाहिद और आबिद से सुलह के लिए। इसीलिए अभी तक घर वालों को इंसाफ और छीने जाने वाले मवेशी नहीं मिल सके जिनसे घर का खर्चा चलता था, क्योंकि इस घर में कोई कमाने के काबिल नहीं। इकबाल खरल के बच्चे अभी छोटे हैं, बीवी सादा और माँ बाप ज़ईफ। निके निके बच्चे ना पूरे पूरे जिन्हें मैं पेनी बैठियां चक्के खांदी ना, वो चोरी कर ने मगर पड़ पैंदे पाजदा उत्थे चोरी कर ले, रुपये बना ले, उत्थे रुपये बना ले, पुलिस वाले दे दे, कदे अगले दे, कदे पिछले दे, पाज अगले छड़ छोड़ देंदे ना। अमेरिका ने बच्चों ने पाला के मैं उन्होंने परा कितने नर में रोजी पूरी करा, माँ पे साढ़ा बुढ़ा वेखो तो अखी सामने फिर कितने ना रोजी पूरी करके मैं तो मार के ना मैं कभी अंदरों बाहर निकली ना मैं कोई। नूरा बीबी माशरे से सवाल कर रही है। कोई इंसाफ करना पाकिस्तान के नहीं रह गया, कोई इंसाफ वाली राह मैंने दसो, कोई गली मैंने दसो जिथे मैंने साफ करवावा। ये जाहिद की बीवी है जो अब मुल्जिम की हैसियत से जेल में है। नहीं पता उनकी ना लगी फ्री। डीएसपी चुनिया का इस केस के मुल्जिमान के बारे में कहना है। मौजे है पत्तो जीना इलाका थाना चुनिया में, ये 2005 में ये यहाँ पे एक मर्डर हुआ था इकबाल नामी, इसमें 4 मुल्जिमान थे, जिनमें से 2 मुल्जिमान सरेंडर हो गए और 2 मुल्जिमान आबद और जाहिद ये तैयारी के हुए। ये तकरीबन 1 माह कबल ये भी दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, तैयारियों से आला कतल बरामद होकर ये भी जुडिशल जा चुके हैं और मुकदमा जो है ट्रायल सेशन कोर्ट में ट्रायल पे और इंशाल्लाह अदालत से इंसाफ देगी। जरीना को खरीदारी के लिए चुनिया ले जाने अगवा केस में नामजद और बेगुनाह होने वाली ये है बशीरा बीबी, जिसकी उम्र है अब 85 साल, जबकि उसके साथ थी फरजाना बीबी दुख्तर मोहम्मद अकरम, जो शादी के बाद इस गांव से जा चुकी है। चलो उन्होंने फाय लग जान, मेरे पुत्र का दुख मठा हो गया, मेरे कोई गुंजाइश नहीं जेड़े मैं बदला ले लवांगी फजरे या मैं पैसे लावांगी। एक तरफ ये है जाहिद की बेटी सोनिया, जिसकी आंखों में बाप के आने का इंतजार है, लेकिन ये नहीं जानती इसके बाप ने कितना घिनौना जुर्म किया है। दूसरी तरफ एक रोती सिसकती 6 बच्चों के बाप, जवान बेटे इकबाल की बूढ़ी माँ की आंखों में भी इंतजार है मुल्जिमान को तख्ता-ए दार पर देखने का। इकबाल खरल के दोनों मुल्जिमान जाहिद और आबिद जुडिशल रिमांड पर हैं और केस अदालत में। एसपी मूसा डीपीओ कसूर से अपील करता है कि ना सिर्फ इस केस की गैर जानिबदाराना तफ्तीश करवाएं, बल्कि इस अमर को भी यकीनी बनाएं कि चूनिया पुलिस की जानिब से इकबाल कत्ल के मुद्दइयों पर सुलह के लिए कोई दबाव ना डाला जाए। मुल्जिमान को ठोस शवाहिद के साथ अदालत में पेश किया जाए ताकि मुतासरा खानदानों को इंसाफ मिल सके। ये कौन है? ये मेरे दोस्त है। ब्रेक के बाद देखिए, पैसे की हवस ने धोखे पर उभारा, दोस्त ने दोस्ती पर डाका मारा, शुएब की आप बीती।
अफवाह भराए तावान की वारदातों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और इसकी रोकथाम के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए जा रहे। शुएब के बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आइए सुनते हैं शुएब की कहानी। मेरा नाम शुएब है। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 9 साल। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो बताकर नहीं आती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हेलो। क्या? कहाँ? कब? कैसे? मैं भी आ रहा हूं। मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया था। अभी हम ये फैसला कर ही नहीं पाए थे कि हम क्या करें कि मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। इट्स ओके, फोन है। हेलो। कल तक 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करो और दुबई आ जाओ। रकम वहां पर अपनी फर्म के अकाउंट में ट्रांसफर करो। दोबारा राब्ता दुबई में होगा। व्हाट? कौन हो तुम? इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि अकलौता बेटा चाहिए या नहीं? चाहिए। तो फिर बंदोबस्त करो। हेलो। 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 कौन था? किसका फोन था? क्या कह रहा था? पता नहीं किसका फोन था। कह रहा था कि अगर बेटा चाहिए तो 1 करोड़ रुपए लेके दुबई आ जाओ। अब क्या होगा? अब क्या होगा शुएब? मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। सैम, मुझे मेरा बेटा चाहिए। डोंट वरी। मुझे मेरा बेटा चाहिए। डोंट वरी। मैं जिस नंबर से मुझे कॉल आई ये दुबई का नहीं था बल्कि जर्मनी का नंबर था। मैंने इस सिलसिले में अपने करीबी दोस्त से मशवरा किया और हम पुलिस के पास चले गए। किसी को मालूम तो नहीं कि आप मेरे घर आए हैं? नहीं जी। ये कौन है? ये मेरे दोस्त है। जी बताएं। बात ये है कि पुलिस ने दूसरे मुल्क से मदद मांग ली और मेरे नंबर की मॉनिटरिंग शुरू हो गई। अगले दिन फिर वही कॉल आई। तुमने पुलिस को इस मामले में लाकर काम खराब कर दिया है। अब तुम कल ये रकम लेकर दुबई पहुंचो, वरना सुने बात सुने मेरी। सुने, जितनी जल्दी तुम आओगे उतना ही तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के हक में बेहतर होगा। देखो भाईजान। हेलो हेलो हेलो। किसका फोन था? बोलते क्यों नहीं? किसी का नहीं, दोस्त था। मैं दुबई चला गया। उनके प्लान के मुताबिक पैसे उन्हें दे दिए।
इस बात का मैंने पुलिस को नहीं बताया था, सिर्फ मेरे दोस्त को पता था। मैं वापस आकर उनकी कॉल का इंतज़ार करने लगा। देखो भाई, अब तो बता दो मेरा बेटा कहाँ है। प्लीज प्लीज मुझे बता दो मेरा बेटा कहाँ है। क्या हुआ शुएब? क्या हुआ शुएब? आबिद, 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 आबिद। मेरे बेटे को बेहोशी की भारी डोज दी गई थी। अस्पताल जाकर उसे होश आ गया। मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, गलती जरूर करता है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। पुलिस ने जर्मनी से नंबर ट्रेस कर लिया। पुलिस ने मुझे कहा था कि वो उस वक्त तक कुछ नहीं करेंगे जब तक बच्चा नहीं मिल जाता। जर्मनी से जो शख्स गिरफ्तार हुआ था, पुलिस को उससे बहुत अहम मालूमात मिली, और उन्हीं मालूमात की बुनियाद पर पुलिस ने छापा मारा। गिरफ्तार होने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि शुएब का करीबी दोस्त नवीद था, जो हर मशवरे में शुएब के साथ शामिल था। इस बात का शक मुझे उस वक्त हुआ जब अगवाकारों ने मुझे ये कहा कि मुझे पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। और इस मुलाकात में शुएब, नवीद और पुलिस ऑफिसर शामिल था। किसी और को इस मुलाकात का इल्म नहीं था। प्लान तो मैंने बड़ी होशियारी से बनाया था, मगर रकम की वसूली तक मुझे पता ही नहीं चला कि जर्मनी में कब पुलिस ने मेरे कज़न को ढूंढ लिया। अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। इस लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जुर्म की ऐसी कोई मंसूबाबंदी नहीं जिसे ना पकड़ा जा सके, और लालच में किए जाने वाले जुर्म तो अक्सर निशान छोड़ जाते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही जुर्म हो रहा है, या आप गवाह हैं किसी ऐसी ही वारदात के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए, पुलिस से तो साफ छूट जाते हैं, लुटेरे अवाम को लूट जाते हैं। मुश्तरी होशियार बाश। खबरदार, जराइम की दुनिया में बसने वाले दीगर लोगों के साथ साथ बेशुमार नौसरबाज भी हैं, जिनका तरीका वारदात इतना अनोखा होता है कि उससे वो लोग भी बच नहीं पाते जो अपने आप को अक्लमंद और होशियार समझते हैं, और कर बैठते हैं दूसरों पर बिला वजह एतबार। मार्केट या दुकान में एमएनए, एमपीए या किसी भी तहसील या जिले कमेटी के चेयरमैन या इलाके की किसी मशहूर शख्सियत के नाम और नंबर प्लेट या ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी लाकर कुछ लोग दुकान के ऐन सामने अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। दुकानदार ऐसे गाहक के आने पर मुतासिर होता है।
ملازمین کے ذریعے انہیں ٹھنڈا اور گرم منگوا کر پلاتا ہے۔ مالک دکان ان کے واری صدقے جاتا ہے۔ آنے والے گاہک اپنا تعارف کراتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ ہیں فلاں MNA، MPA یا کسی بھی تحصیل یا ضلعی کمیٹی کے چیئرمین یا کسی مشہور شخصیت کے بھائی یا کزن۔ اس طرح وہ کرتے ہیں اس دکان سے لاکھ 1.5 لاکھ کی خریداری، لیکن ادائیگی کے وقت ان کی جیب سے نکلتے ہیں 10-15 ہزار روپے۔ دکاندار انہیں گھر سامان پہنچنے پر ادائیگی کا کہتا ہے۔ اس طرح سامان پہنچا دیا جاتا ہے دیے گئے ایڈریس پر، لیکن نہیں ملتی اس سامان کے عوض 1 کوڑی بھی، اور یہ وقتی ادھار بن جاتا ہے ساری زندگی کا ادھار۔ ادھار جسے محبت کی کینچی بھی کہا جاتا ہے، اسی کینچی سے کیا جاتا ہے شکار کاروباری حضرات کا۔ ایسا ادھار کرنے سے پہلے ہوشیار رہیے۔ اگر آپ دکان پر اکیلے ہیں تو محتاط رہیے ایسے نوسر بازوں سے، ورنہ آپ اٹھا سکتے ہیں مالی نقصان۔ مشتری ہوشیار باش۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواہ ہیں کسی جرم کے تو خاموش مت رہیے، بولیے، اپنی کہانی سنائیں، SP موسیٰ کو بتائیں، ہمیں SMS کریں، PF لکھ کر سپیس دیں، اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پہ ہمیں بھیج دیں، یا ہمیں ای میل کریں۔ ہمارا ایڈریس ہے police_file@dunianews.tv، یا ہمیں خط لکھیے، ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل، PO باکس نمبر 500 لاہور۔ اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے SP موسیٰ اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔